ये किसी को बख्शता नहीं। इससे कोई समझौता करना मुमकिन नहीं और ये हमारी धरती को निगलता जा रहा है। इससे हर साल 70 लाख लोगों की जानें जा रही हैं और 6 करोड़ लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जा रही हैं। जाहिर है हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या आप किसी महामारी के बारे में सोच रहे थे? वैसे आपके सोचने का यह तरीका हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। जरा सोचिए, हमने देखा कि दुनिया ने तबाही लाने वाली महामारी का सामना किस तेजी से किया है। तो क्या हो अगर हम इससे सीख लें और जलवायु परिवर्तन के लिए भी वैसा ही रवैया रखें? क्या हम जलवायु परिवर्तन के बारे में इस तरीके से सोच बनाकर चीजों को सुधार की तरफ ले जा सकते हैं? हम ये कैसे करेंगे? और अगर हम ऐसा करते हैं तो जिंदगी कैसी होगी? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर हम जलवायु परिवर्तन का सामना एक महामारी की तरह करें। एड्स से लेकर सार्स और इस साल की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के वायरस तक हमने देखा है कि कैसे दुनिया के लोग साथ आकर ऐसी स्वास्थ्य आपदाओं का सामना करते हैं। महामारियों और वैश्विक महामारियों के दौर में दुनिया समस्या का निदान ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करने में लग जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे हर संक्रमण को हराने में सफल हो भी जाते हैं तो इसका तब तक कोई फायदा नहीं जब तक इनसे जीतने के बाद खड़े होने के लिए ये धरती ही ना बचे। इस वक्त चल रही महामारी पर जानकारी के लिए हम स्क्रीन से चिपके रहते हैं, देखते हैं कि कितने मामले सामने आए। मीडिया में पूरे दिन कयामत की बातों पर चर्चा होती है और हम सुनते हैं। लेकिन 2019 में अमेरिका में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबरें 1% से भी कम वक्त के लिए दिखाई गई हैं। क्या ऐसा इसलिए है कि महामारी को तो आज का बड़ा खतरा माना जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन को भविष्य की एक समस्या समझा जाता है? हमने दुनिया को एकजुट होकर वायरस को भगाने की कोशिश करते देखा है, लेकिन ये सोच पाना इससे ज्यादा मुश्किल है कि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त कितनी भयानक होगी। तो क्या हो अगर वायरस के खिलाफ लड़ाई में जो हमने सीखा है हम उसका इस्तेमाल करें और उसी तरीके से जलवायु परिवर्तन से भी लड़ें? तो अब वक्त है काम पर लग जाने का। हम नेताओं पर दबाव डालने से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और उन्हें ये मनवा सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर सब पर होता है। ये एक वैश्विक समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आगे क्या? सबसे पहले तो उन्हें पवन ऊर्जा पर निवेश करना चाहिए। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर साल 2050 तक हम पवन चक्कियों की संख्या बढ़ा देते हैं तो इससे पैदा होने वाली दुनिया की 4.4% बिजली बढ़कर 26.9% तक हो जाएगी। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 147 गीगाटन तक कम हो सकेगा। आपको समझाते हैं। 147 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड साल 2018 में अमेरिका के परिवहन सेक्टर से निकली कार्बन डाइऑक्साइड से 70 गुना ज्यादा है। और हाँ, हम जानते हैं कि यह बहुत बड़ी बात होगी। इसमें 1659 अरब डॉलर की लागत आएगी। लेकिन यह भी सुनिए, इसका नतीजा यह होगा कि हम 10 खरब डॉलर की बचत कर पाएंगे। हमें तो यह फायदे का सौदा लगता है। और क्या हो अगर हम ये लड़ाई जारी रखें और सौर ऊर्जा को लेकर भी ऐसे ही कदम उठाएं? सौर ऊर्जा से हम 2050 तक 25% बिजली बना सकते हैं और इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 119 गीगाटन की कमी आएगी। लेकिन आप घरों में क्या कर सकते हैं? अगर हम चाहें तो साल 2050 तक खाने की बर्बादी 75% तक कम कर सकते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 18.8 गीगाटन की कमी आएगी। इससे जंगलों की कटाई भी कम होगी, यानी 73.6 गीगाटन उत्सर्जन की बचत। इन सब से मिलकर हम 438.4 गीगाटन ऊर्जा की भारी बचत कर सकते हैं। और ये सब तो शुरुआत है। हमें अपनी सेवाओं को, शोध को और साफ ऊर्जा में अपने निवेश को बढ़ाना होगा और वातावरण को वापस पहले जैसा करना होगा। हम जानते हैं ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, दुनिया ने हाल में आई महामारी का सामना कितनी तेजी के साथ आकर किया है।
अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं तो ये जरूर मुमकिन हो सकता है। हम आज ही जलवायु परिवर्तन से लड़ाई शुरू कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए जरूरी भरपूर जानकारी और तकनीक है, और हमारे पास सूरज की, हवा की, पानी की और जमीन के नीचे के गर्म पानी की ढेर सारी ऊर्जा भी है। हम ये कर सकते हैं। जब हम इस बारे में सोच ही रहे हैं तो और क्या हो सकता है जो हम अपनी धरती के लिए कर सकते हो? क्या हमें इसे शेयर करने में और ज्यादा समानता नहीं लानी चाहिए? क्या हो अगर हम धरती का आधा हिस्सा ही वन्य जीवन के लिए छोड़ दें? इस पर बात करेंगे क्या हो अगर के किसी और वीडियो में।